हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हमने लगभग जितने भी इकोनॉमिक मेजरमेंट होते हैं आपके, जैसे मंदी है, मंदी को कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट उसमें प्रयास करती है, कैसे रिकवरी करती है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसको थोड़ा सा फास्ट अप करते हैं चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कम से कम समय में हो सके कवर। ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो लेक्चर रहेगा वो आपका इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड रहेगा। इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर में हम लोग देखेंगे पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगारी और आपकी गरीबी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन आता है, पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, तो और पीसीएस में भी क्वेश्चन आते ही है। उसमें क्या समिति वगैरह पूछ लेते हैं कमेटी की, भाई गरीबी की समस्या को सोल्व करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं बस। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि भाई गरीबी क्या है, गरीबी के टाइप, गरीबी और निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनता रेखा का इतिहास क्या है, आंकड़े क्या भारत में, गरीबी का आकलन क्यों जरूरी है और भारत में निर्धनता के क्या कारण है। ठीक है, तो ये चीजें इस वीडियो में डिस्कस हो पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि गरीबी क्या है। सिंपल बात है कि हम लोग पॉवर्टी आपके आसपास आप लोग देखते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने गरीबी को कहीं ना कहीं ना देखा हो। ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो तो वही डेफिनेशन है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरत की वस्तुएं भी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वो गरीब कहलाएगा। ठीक है। लेकिन क्या कि समय के साथ इसकी जो डायमेंशन है गरीबी की वो भी बदलती रही है। आप आज के टाइम में समझ के देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास डाटा की अप्रोच नहीं है तो वो भी एक टाइप से गरीब है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति है, अमीर है, उसके पास पैसा, लेकिन उसको एक शुगर की प्रॉब्लम है, वो मीठा नहीं खा सकता, तो वो भी एक प्रकार से पॉवर्टी में ही आता है। तो क्या है, आज के टाइम में ना मल्टी डायमेंशन हो चुके हैं पॉवर्टी की डेफिनेशन के। ठीक है। तो सिंपल अगर हम लोग देखें तो गरीब उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होता है। जैसे कि इस पिक में आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा परिवार है, इनके पास ना तो ढंग का घर है, ना कपड़े हैं और ना ही इनका रोटी का कुछ प्रबंध है। आज मिल जाए कल ना मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है, मैंने वहीं से ली है। तो इन्होंने क्या कहा कि कल्याण में अभाव को गरीबी कहा जाता है। भाई वेलफेयर में, किसी व्यक्ति के वेलफेयर में अगर किसी प्रकार की कमी है तो वो कहलाएगा, वो गरीब कहलाएगा। ठीक। अब मान लो किसी व्यक्ति के पास पैसा, लेकिन अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो भी एक प्रकार का गरीब है। ठीक है। अब किसी के पास एजुकेशन है लेकिन वो उस एजुकेशन का यूज कर अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है या पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो भी एक टाइप से गरीब है। तो गरीबी की डायमेंशन आज के टाइम में मल्टी डायमेंशन हो चुकी है, बहुआयामी हो चुकी है। अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही आपकी सोच सीमित नहीं रहनी चाहिए, इससे आगे की चीजें जुड़ चुकी हैं। ठीक है। अब मान लो कोई गांव में है और एक पैसे वाली पार्टी है, लेकिन उनके पास क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हेल्थ सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं है। वो आज भी बीमार होने के बाद झाड़ा लगवाते हैं, वो आज भी बीमार होने के बाद हकीम, दवा दारू यही प्रबंध कराते हैं। तो क्या है, ऑफिशियल तौर पर अगर हम लोग देखें तो पैसे के मामले में तो वो अमीर दिखेंगे, लेकिन आप जब मल्टी डायमेंशन की बात करते पॉवर्टी की तो आपको पता चलेगा कि वो लोग अमीर नहीं है, वो भी पॉवर्टी की लाइन में ही आते हैं। ठीक है। तो देखिए, कल्याण का अभाव गरीबी कहलाता है और ये कल्याण बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। ठीक। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, सुरक्षा, आवास, आय के बेहतर साधन है या नहीं है, ये तमाम बातें। अब यहां पर एक बात आई है, आय के बेहतर साधन है या नहीं। देखिए, आय जो है, इनकम, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर गरीबी से लड़ना है, गरीबी से अगर आपको पार पाना, तो आपके पास कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए इनकम का और एक अच्छा रिसोर्स होना चाहिए पैसे का, जिससे आपकी दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है वो भी पूरी होती रहे और आप बचत भी करते रहो और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते रहो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनकम के आ जाने से, केवल और केवल इनकम के होने से पॉवर्टी कम हो जाएगी? नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है कि जो पॉवर्टी अगर हम लोग देखते हैं मल्टी डायमेंशन, तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है और वो उस पैसे का मिस यूज कर रहा है, गैमलिंग खेल रहा है, सट्टा लगा रहा है कहीं ना कहीं,
तो आपको लगता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उनके रहने के तरीके के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च कर पाएगा? तो सिंपल सी बात है, नहीं है। तो आय केवल और केवल इनकम अपने आप में गरीबी को दूर नहीं कर सकती, उसके साथ अलग सारे फैक्टर जुड़कर किसी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आय क्या है, इंडिविजुअली गरीबी को दूर नहीं कर सकती। तो गरीबी के प्रकार मेनली दो टाइप है गरीबी के, एक तो है आपका सापेक्ष गरीब और एक है आपका निरपेक्ष गरीब। निरपेक्ष का मतलब तो आप लोग समझ गए, एब्सोल्यूट पुअर है भाई, इसके पास तो ना तो रोटी के पैसे, ना कपड़े के, ना मकान के, सिंपल बात है, वो है एब्सोल्यूट पुअर है। लेकिन आज के टाइम में जो इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा बढ़ रही है और जिसके आंकड़े भी भारत सरकार के पास नहीं है, इवन किसी भी सरकार के पास रिलेटिव पॉवर्टी के आंकड़े निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव जो पॉवर्टी होती है ना, वो एक दूसरे से कंपैरिजन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे यहां पर शाहरुख खान को देखिए आप, ये रिच है, ये क्या है, मिडिल क्लास है, और ये क्या, लो मिडिल क्लास है। ठीक है, अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा मैं इस जैसा हो जाऊं, और ये क्या चाहेगा, मैं इस जैसा हो जाऊं। ठीक है, तो क्या है, एक दूसरे के साथ ही कंपैरिजन है। एक्चुअल में गरीब नहीं है, एक्चुअल में इनका रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक जरूरत है वो पूरी हो रही है। लेकिन क्या है, व्यक्ति को एक उच्च लाइफ स्टैंडर्ड हासिल करना है, जिसके कारण क्या, वो खुद को हमेशा एक रिलेटिव पुअर ही समझता रहेगा। ठीक, अब आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आपके बगल वाला 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो आप उससे तो गरीब ही हो, लेकिन क्या वास्तव में गरीब हो? तो इसका आंसर है नहीं, वास्तव में तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी, और ये रिलेटिव जो पॉवर्टी है ये दुनिया में कभी खत्म भी नहीं हो सकती। वर्ल्ड बैंक का एक कोट भी है कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें हमेशा के लिए रिलेटिव पॉवर्टी के साथ ही सरवाइव करना है। ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी कहीं ना कहीं असमानता, इनइक्वालिटी को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो देखिए सापेक्ष गरीबी क्या है, यह गरीबी एक सामाजिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है। इसमें हम क्या है, सोशल और आपका जो कंपैरिजन वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, वो मजबूत रहता है, जो किसी प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर, इसलिए यह आय असमानता का एक उपाय है। इसमें क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है, वही मेन रीजन है जिससे हमें पता चलता है कि रिलेटिव गरीब है या नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला अगर 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले से खुद की तुलना करेगा तो उसके सामने वो खुद ही गरीब नजर आएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे सही सही गरीबी का सही सही पता नहीं चल पाता। और हमारे इंडिया में तो रहते भी इतने कलाकार लोग हैं, जब भी कोई जनसंख्या वाला या कोई गवर्नमेंट कोई सर्वे करवाना चाहती है तो हमेशा झूठे आंकड़े हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, ये हमारी टेंडेंसी है इंडियंस की। वो उनसे पूछेंगे कि फ्रीज है तो फटाक से मना करेंगे नहीं है, जैसे पता नहीं अभी फ्रीज उठा के ले जाएंगे गवर्नमेंट, अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारे घर पे फ्रीज है। पूछेंगे बाइक है, नहीं जी बाइक नहीं है, तो ये किसकी खड़ी, बोले जी पड़ोसी की खड़ी है, हम तो वैसे ले आए थे। तो ये हमारी इंडियन कल्चर की एक पहचान है, हम लोग सच नहीं बताएंगे कभी भी। कोई भी पूछेगा हमसे तो झूठ ही बोलेंगे, चाहे गवर्नमेंट आके ही क्यों ना पूछ ले आपसे। तो उससे क्या होता है कि रियल डाटा नहीं निकल के आ पाता। कई बार तो बच्चों के मामले में भी झूठ बोल देते हैं कि कितने बच्चे हैं, जी 4-5 तो यही है, बस इतने ही, पता चला 6-7 बच्चे। ऐसा भी होता है इंडिया में। तो क्या हमें गवर्नमेंट के साथ ये जो हम लोग झूठ करते हैं, जो मजाक सा करते हैं ना, ये बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही डाटा दोगे तभी गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी आपके लिए इंप्लीमेंट कर पाएगी। अगर आप डाटा सही नहीं दे पा रहे हो तो गवर्नमेंट के पास भी परेशानी हो जाती है कि भाई मैं लाभ किसको दूं और किसको मैं ज्यादा लाभ दूं, किसको ना लाभ दूं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ये बच्चे आप देख ही रहे होंगे, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ये एग्जांपल है आपका। आपको हर दिन सड़कों पे, हर दिन चौराहों पे इस टाइप के बच्चे कुछ ना कुछ दिख जाएंगे। उनमें से कुछ क्या है, वो क्या एब्सोल्यूट पुअर ही है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई इनको पैसे मत दो। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आप लोगों से कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ट्रैफिकिंग का जो ये पूरा नेटवर्क उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब पैसे का गेम है। जो लोग होते हैं, जो क्रूर लोग होते हैं, उनको पकड़ के बच्चों से काम करवाते हैं, अवैध काम कराते हैं। लेकिन क्या है कि लेकिन हम लोग भी क्या एफर्ट कर पाते हैं, हम लोग उसको 5 रुपए नहीं देंगे, लेकिन क्या दूसरा कोई नहीं देगा। ठीक है, तो हमें या तो हमें ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि भाई कोई भी मत दो, ताकि ये नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर पड़े, खत्म हो। या फिर आपको एक अल्टरनेट के तौर पर आप एजुकेशन का, किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, किसी बच्चे के रहने का, किसी बच्चे के खाने का, इसकी जिम्मेदारी उठाओ। ठीक है ना, सिर्फ आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। जो एक्चुअल चीज है उसके हमें रियलिटी का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है, आप गवर्नमेंट को कॉल कर सकते हो, बाल संरक्षण अधिकार को, कि ये देखिए ये आपकी नाक के नीचे ये चीजें हो रही हैं, अब आपकी पॉलिसीज कहाँ हैं। ठीक, तो यह गरीबी की सही तस्वीर पर प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर ले, तो उसे पूर्ण रूप से गरीब ही कहा जाएगा। 1990 में वर्ल्ड बैंक ने आय के आधार पर गरीबी रेखा को $1 प्रतिदिन बनाया। 2015 में से $1.90, आज तक यही चल रहा, $1.90, मतलब इंडिया के हिसाब से लगाए तो लगभग आपका 160-165 रुपए। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 160-165 रुपए से नीचे कमा रहा है तो वो गरीब है, इससे ऊपर कमा रहा है तो वो अमीर है। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। हर सरकार के अपने कुछ मानक होते, कुछ स्टैंडर्ड होते, जिनको आधार मानकर आप गरीबी का मूल्यांकन करते हैं। भारत सरकार के भी कुछ अलग है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो वर्ल्ड बैंक मानता है वर्ल्ड लेवल पर वो यही है। अब देखिए नोट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सापेक्ष गरीबी होती है वो निरपेक्ष गरीबी को उत्पन्न कर सकती है। कभी कभी जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो की एब्सोल्यूट पॉवर्टी को भी बढ़ावा दे सकती है। जैसे मान लो आपके पड़ोसी हैं, ये राम भाई हैं, ये श्याम भाई हैं। ठीक है, राम भाई क्या है 10 लाख रुपए कमाते हैं साल के, ये आपके 2 लाख रुपए कमाते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन अब क्या है, इस श्याम जी को भी तो वो लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना जो राम जी करते हैं। इनको भी बेशक इनकी इनकम ना हो, लेकिन इनको एसी लाना पड़ेगा, इनको एक 4 व्हीलर लेना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, इनको क्या अपने घर में वॉशिंग मशीन से लेकर सारी चीजें प्रबंध कराना पड़ेगा जो राम जी अपने घर में करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, लोन लेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी नहीं, लेकिन इनके ऊपर लोन बढ़ता चले जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये लोग जो पहले स्टैंडर्ड की बात करते थे उससे हटकर बिल्कुल एब्सोल्यूट पुअर्टी की तरफ बढ़ जाए। ये चीजें हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है, बट इकोनॉमिक्स जो है अधिकतर क्या अनुमान पे चलती है कि ऐसी संभावना है। अगर व्यक्ति रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में ज्यादा उत्सुकता दिखाएगा या ज्यादा सोचेगा तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक, अब गरीबी की परिभाषा ये हमने बता दी कि अलग अलग विधियां हैं, भारत में उसके लिए अलग विधियां हैं। अब भारत में देखिए निर्धनता के क्या तरीके हैं। भारत में जो पैटर्न अपनाया जाता वो है उपभोग विधि का या खर्च विधि का, कुछ भी नाम आ सकता है, या उपभोक्ता व्यय का या उपभोक्ता व्यय, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार ने क्या कह रखा कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने में इससे कम रुपए खर्च कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति गरीब है। एज सिंपल एज यू नो, आपको इतना ही समझना है कि एक डाटा दे दिया, मान लो 500 रुपए डाटा दे दिया, अगर महीने में इससे कम कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो आदमी गरीब है। हालांकि सरकार को ये भी पता है कि कुछ कंजूस भी होते हैं जो पैसा होने के बावजूद भी पैसा नहीं खर्च कर पाते, लेकिन ये मजाक की बात है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि उपभोग विधि को या खर्च विधि को ही आपका एक स्टैंडर्ड मानक मानती है। ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसके आंकड़े कौन जारी करता है, ये नीति आयोग का एक टास्क फोर्स द्वारा एनएसएसओ डाटा को कलेक्ट करता है और उस डाटा को रिलीज करने का काम भी आपका एनएसएसओ ही करता है। ठीक है, इस तरह से भारत में एक गरीब परिवार वह है जिसका व्यय एक विशेष गरीबी रेखा के स्तर से कम होता है। एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दी गई है, वहां पर लिख दिया गया महीने के 900 रुपए मान लो। अब अगर आप इससे नीचे हो तो आप क्या हो, बीपीएल हो, बिलो पॉवर्टी लाइन। नाम सुना होगा ना, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है। अबो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है, ये आप अबो पॉवर्टी लाइन हो। अगर आप महीने में, इसका मतलब आप महीने में इससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप अबो पॉवर्टी लाइन हो। जो पीला राशन कार्ड बनता है वो किन का बनता है, बीपीएल वालों का बनता है। गुलाबी किन का बनता है, एपीएल वालों का बनता है, अबो पॉवर्टी लाइन का। ठीक, अब अगर बड़े लेवल पर चीजें निकालनी हो कि भाई पूरे भारत में कितनी जनसंख्या है जो आपकी गरीबी में आती है, तो उसको एक नाम दिया गया है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, गरीबी की जनसंख्या का अनुपात निकाला जाए जो कि प्रतिशत के रूप में होता है। कुल जनसंख्या जो हमारी है, कुल जनसंख्या में से आप जो हमारे डिवाइड कर देते हैं किससे, जो हमारी गरीब जनसंख्या है, जो एक महीने में एक निश्चित आय से कम सैलरी कमा रही है, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, कुल जनसंख्या से, जिसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल हेड काउंट रेशियो आ जाता है कि भाई इतने प्रतिशत लोग हमारे देश में गरीब हैं। चलिए
लेकिन वही बात है कि गरीबी आज के टाइम में मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। आप केवल रोटी कपड़ा मकान तक की नहीं सोच सकते, आज आपको इंटरनेट की भी सोचना पड़ेगा, आज आपको सेफ्टी की भी सोचनी पड़ेगी, आज आपको अपने बच्चों की एजुकेशन की भी सोचनी पड़ेगी, आज आपको इन्वायरमेंट की भी सोचनी पड़ेगी। तो ये चीज है। अब दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, वो दिल्ली में हो सकता है कि उनके पास पैसा, बट क्या वो इन्वायरमेंटली रिच हैं? क्या उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है जो उनको हेल्थ के लिए स्वस्थ रखता हो? तो इसका आंसर है नहीं। वो हिमाचल और उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उनके कंपैरिजन में इन्वायरमेंटली वो लोग क्या है, पुअर है। तो आज के टाइम में गरीबी के जो डायमेंशन है वो मल्टी डायमेंशन चीजें हो चुकी हैं। तो इसी को सोल्व करने के लिए यूएनडीपी द्वारा एक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को निर्माण किया गया, और इसके निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का यूज किया गया। ठीक है, ये देखिए मानक क्या है। हेल्थ में जैसे न्यूट्रिशन, पोषण कितना अच्छा ले रहा परिवार, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है, बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, एजुकेशन, बच्चों ने कितनी स्कूलिंग की है, स्कूल में कितनी अटेंडेंस है। उसके बाद आपका लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, आप लकड़ी का जला रहे हो या फिर आप गैस का यूज कर रहे हो, इंप्रूव्ड सैनिटेशन, साफ सफाई, टॉयलेट वगैरह है या नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक आपकी अप्रोच है या नहीं है, बिजली है या नहीं, फ्लोरिंग, पक्का घर मकान बना हुआ है, एसेट ओनरशिप, किसी न किसी पूंजी या संपत्ति के आप मालिक हो या नहीं हो। तो ये तमाम चीजें हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए निर्धनता रेखा का इतिहास। सरकार को भी कहीं ना कहीं ये चाहिए कि भाई हमें एग्जैक्ट डाटा पता हो। सरकार की भी कोशिश करती है कि अगर हमें डाटा पता है तो हम बेहतर तरीके से योजनाएं बना सकते हैं, और ना केवल योजनाएं बना सकते हैं बल्कि उनको हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी करा सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने समय समय पर कुछ समितियां लॉन्च की है, कुछ समितियों का गठन किया है। उनको ये टास्क दिया गया कि भाई आप जाओ और आप भारत में ये देखो कि लोग कितना खर्च कर पा रहे हैं, और लोगों को अगर हमें गरीब घोषित करना है, लोगों को अगर हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, तो हमारे पास क्या तरीके और कितने लेवल से नीचे के लोगों को हम लोगों को सहायता प्रदान करानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से खैर ये तो कोई पूछने से रहा कि किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस किस कमेटी को गठित किया गया था, क्योंकि यूपीएससी क्या करेगी, सीक्वेंस वाइज लगवा लेगी। जैसे वीएम दांडेकर समिति है, अलंग समिति है, लकड़वाला समिति है, तेंदुलकर समिति है, सी रंगनाजन समिति है। तो इस तरीके से पहले से अंतिम की तरफ लगवा लेगी। ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड है, यूपीएससी ऐसा करती है। वो क्या करती है, बड़े कॉन्सेप्ट में से ना एक जनरल सा कॉन्सेप्ट पूछ लेती है। गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो आपसे उम्मीद भी नहीं करती है कि आपने सारी कमेटीज पढ़ी होंगी, लेकिन उसको आपका ये उम्मीद है कि आपने एक जनरलाइजेशन कर लिया होगा और एक मोटा मोटा आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इंडिया में कितनी पॉवर्टी है और कौन कौन सी कमेटी उसके लिए गठित हुई है। ठीक है, तो योजना आयोग ने नेशनल लेवल पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए 1962 में एक कार्य समूह का गठन किया, और इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 रुपए प्रति वर्ष गरीबी रेखा बनाई। मतलब एक साल में अगर कोई गांव में, ये 1962 की बात है, 1962, एक साल में अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता, अगर वो 20 रुपए कमा रहा तो देन वो पुअर नहीं कहलाएगा, और अगर शहर में रह रहा तो 25 रुपए अगर कमा रहा तो वो भी पुअर नहीं कहलाएगा। लेकिन वही बात है, समय के साथ क्या परिस्थितियां चेंज हुई, तो गवर्नमेंट ने भी समय समय पर अलग अलग कमेटियां गठित की है। ठीक है, तो वीएम दांडेकर और एन रथ ने 1961 में एक एनएसएसओ के आंकड़ों के आधार पर 1971 में भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस व्यय से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इन लोगों ने क्या कहा कि भाई हम कैश के मामले को नहीं देखते। कैश का मतलब ये है कि पैसे के हिसाब से लोग अपनी जरूरतों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। भले ही आप ये समझो, गांव में आप लोग जब जीवन व्यतीत करते हो और शहर में जब जीवन व्यतीत करते हो तो सेम चीजें जो है आपको गांव में सस्ती भी मिल सकती है और शहरों में वो चीज आपको महंगी भी मिल सकती है। दूध आपको जो है सेम प्राइस, सेम जो है आपके पास क्वांटिटी है वो आपको गांव में सस्ती मिल जाएगी 2 रुपए, और शहर में वो आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनकम आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग 2250 कैलोरी मान लेते हैं। कैलोरी डिफरेंट फूड आइटम से जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो फूड आइटम हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, कैलोरी पर प्रदान करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग 2250 कैलोरी मान लेते हैं, तो गांव और शहर दोनों लोगों को 2250 कैलोरी चाहिए एक दिन में। इस 2250 कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए
कितने लोग गांव में खर्च कर रहे हैं और कितने लोग शहर में खर्च कर पा रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग पता लगा लेंगे कि कितने लोग हैं जो 2250 कैलोरी भी नहीं अवॉइड प्रोवाइड कर पा रहे, अफोर्ड कर पा रहे हैं। इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें गरीबी का पता लग जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपकी अलंग समिति है, लकड़वाला समिति है, सेम सा ही दिया, कुछ ज्यादा नहीं है, पीटी ओरिएंटेड है, आपको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, मेंस का करेंगे तब डिटेल से हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, 2005 में सुरेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर मत समझ लेना, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गरीबी आंकलन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1973 और 74 से पहले जो गरीबी रेखा का मूल्यांकन था वो अलग पैटर्न पे था, और अब लोगों का जो कंजप्शन की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे चेंज आ रही है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति धीरे धीरे भारत में मजबूत हो रही है। हरित क्रांति भारत में धीरे धीरे मजबूत हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों का प्रोटीन जो कंजप्शन है वो इनटेक ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग मार्केट में जाके परचेजिंग कर रहे हैं, तो लोगों का जो व्यवहार है, जीवन जीने का जो तरीके, उनमें चेंज आ रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि पॉवर्टी के बारे में भी विचार किया जाए कि पॉवर्टी में कितना चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो साथ ही पहले गरीबी रेखा ये मानकर बनाया गया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। 1973 से पहले जो गरीबी रेखा उन्होंने मानी, जो विशेषज्ञों ने मानी, उसमें ये इंक्लूड था कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कराना किसका काम है, हमारे सरकार का काम है, क्योंकि हम लोग उस टाइम तक सोशलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे। लेकिन 1973 1974 तक आते आते गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि गवर्नमेंट हर सेक्टर को अपने हाथ में कंट्रोल करके लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो क्या है, जब प्राइवेट प्लेयर शामिल हो जाते हैं तो चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है, लोगों की लागत बढ़ जाती है, लोग उसको परचेज करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक, तो तेंदुलकर समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि 2004-5 में अखिल भारतीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह, अगर कोई व्यक्ति गांव में 446 रुपए प्रति माह कमा रहा है और शहरों में वो 578 रुपए प्रति माह कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। ये उन लोगों ने निष्कर्ष निकाल दिया। चलिए, उसके बाद फिर साल 2012 में, 2005 में ये आई, उसके 7 साल बाद 2012 में रिवाइव हुई चीजें, उसके ऊपर थोड़ा मूल्यांकन किया गया। तो योजना आयोग ने एक नई कमेटी बिठाई जिसका नाम दिया गया रंगराजन समिति। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि गरीबी के लेवल की हमें ठीक ढंग से उसकी जांच करनी है। दूसरा, इससे क्या, हमें जो ऑडिट होता है, भारत सरकार जो ऑडिट करती है आय का, इनकम का, और जो एनएसएसओ डाटा हमें प्रोवाइड करवा रहा है आय से लेकर, उनका मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, वो सही है या गलत है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आंकलन विधियों की समीक्षा की जाए, भाई इंटरनेशनल लेवल पर गरीबी किस तरीके से माप रहे, और हम लोग इंडिया में क्या अभी भी हम लोग पीछे ही हैं, तो ये चीजें हैं। तो जब सी रंगराजन समिति ने अपना आंकलन दिया तो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, एक महीने में 1407 रुपए, या कह सकते कि प्रतिदिन का अगर 47 रुपए कमा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। 47 रुपए से आप ज्यादा कमा रहे हो तो गरीब नहीं है, 47 से आप कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। जबकि तेंदुलकर ने यही समिति को क्या कहा था कि 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है, तो 1407 रुपए पर मंथ गांव में और 1000 रुपए गांव में, ये तेंदुलकर और रंगराजन समिति के बीच में मूल्यांकन है। इसी तरह यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति एक महीने में 972 रुपए, ये रंगराजन समिति के हिसाब से, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और तेंदुलकर समिति ने इसको 816 रुपए कहा था। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर हुआ क्या था, मैं स्टोरी बता देता हूं। तेंदुलकर समिति ने जब अपनी डाटा रिप्रेजेंट किया तो उसमें क्या था, उसमें केवल 26% लोग ही भारत में गरीबी रेखा से नीचे आए, गरीबी रेखा से नीचे निकल के आए। तो इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा भूकाल मच गया कि भाई भारत इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन, और केवल भारत में 26% लोग ही गरीब है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई मेरे को भी वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, मेरे को भी यूएन से रिलेशन बना के रखने हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया अगर हम पे ये आरोप लगाएगी कि इंडिया डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, या सही डाटा प्रोवाइड नहीं कराता, या गरीबी का सही मूल्यांकन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं भारत के सामने पैसे के मामले में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि सर ऐसा करते हैं, 5-6 साल का टाइम लेते हैं और एक नई समिति बिठाते हैं। उस नई समिति को कहा गया कि भाई आप एक काम करो,
आप रोटी कपड़ा मकान तक सीमित मत रहो, आप उसमें एजुकेशन भी जोड़ो, आप उसमें हेल्थ भी जोड़ो, आप उसमें टूरिज्म भी जोड़ो, आप उसमें सर्विस जो होती हैं आपकी सेवाएं हैं टेलीकॉम वगैरह, ये भी जोड़ो। तो अब हमें बताओ कि एक व्यक्ति को एक महीने में कितने रुपए चाहिए जिससे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया कि सर देखो तेंदुलकर समिति ने क्या कहा था, 1000 रुपए महीना, आप एक काम करो 1407 रुपए महीना रखते हैं। ठीक है, तो 400 रुपए बढ़ी हुई हमें दिखी। इसके कारण क्या हुआ, जो आपका ये 26 करोड़ डाटा था ना, ये बढ़कर कितना हो गया, 36 करोड़ डाटा होगा, 10 करोड़ लोग और शामिल हो गए। हाँ, तो जाके मीडिया को शांति हुई कि हाँ अब ठीक है, अब इंडिया ने सही आंकड़ा दिया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि गरीबी का आंकलन करना ही क्यों है। अगर कोई गरीब है तो उसको रहने दो ना, गरीब उसके बारे में जानकर करना ही क्या है, क्योंकि सच तो हम भी बताते ही नहीं है। तनख्वाह होगी आपकी 18,000, बताओगे आप 5,000। तो गवर्नमेंट के सामने ये झूठे आंकड़े भी आप लोग रिप्रेजेंट मत किया करो, इससे क्या है गलत इंपैक्ट जाता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। जो कुछ है सच बताओ। टैक्स आपको वैसे भी देना है, हम लोग कितने ही इंटेलिजेंट बन जाए, कान को इस तरफ से पकड़ लो या इस तरफ से पकड़ लो, गवर्नमेंट को सब पता है टैक्स आपसे वो लेगी ही लेगी, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से ले चाहे वो सर्विसेज के माध्यम से ले। तो आपको ये जो झूठ का खेल है इसको कम करना पड़ेगा, ताकि क्या हमारा देश कम से कम मजबूत तो दिखे कि हाँ हमारी इकोनॉमी इतनी तो बूस्ट हो गई है। हम अगर डाटे ही सही नहीं बताएंगे और जाते ही कोई जनगणना वाला आया या कोई एनएसएस सर्वे वाले आए तो पता चला फटे कपड़े पहन के खड़े हो गए, जी हम तो बहुत गरीब है, और पता उनके जाते ही आप बढ़िया अपना सूट कोट पैंट पहन के खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एक्चुअल डाटा है वही आपको देना चाहिए। ठीक, तो करना क्यों जरूरी, सबसे पहली बात गरीबी का अनुमान लगाना जरूरी, क्योंकि यह गरीबी को खत्म करने के लिए शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव और सफलता को ट्रैक करने में मदद करता है। भाई आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले आपसे क्या करेगा, वो पहले आपका निदान करेगा। निदान का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस करेगा, बीमारी को पहचानने का, उसके बाद ही तो उपचार करेगा। सेम यही है, अगर हमें गरीबी की संख्या का ही पता नहीं चलेगा तो हम लोग पॉलिसीज क्या बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे। ठीक, सेकंड, इसकी मदद से वर्तमान में चल रही योजनाओं की कमियों को दूर किया जा सकता है और बेहतर समाधान तलाशे जा सकते हैं। थर्ड वन, गरीबी आंकलन का उपयोग नई योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जा सकता है जो समाज से गरीबी उन्मूलन को दूर कर सकती हैं। अब चूंकि भारत का संविधान एक न्याय संगत समाज का वादा करता है, ऐसे में गरीबी का आंकलन जो है वो समाज के कमजोर वर्गों की पहचान करने में मदद करता है और इसके साथ सरकार और जनता के सामने एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि गरीबी का जो आंकलन है वो गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करने का एक हिस्सा है। अब रीजन देखते हैं कि सर भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। गवर्नमेंट ने अपनी एडी चोटी तक का जोर लगा लिया, इसके भी आज इतने सब प्रयासों के बावजूद भी आज भी भारत में इतनी ज्यादा पॉवर्टी क्यों है, क्यों आज भी बच्चे भीख मांगने को मजबूर हैं, क्यों आज भी व्यक्ति फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं, क्यों आज भी माए जब अपने बच्चों को अपनी पोटली में बांधकर पीठ के पीछे कहीं मजदूरी कर रही है, कहीं वर्किंग साइट पे काम कर रही है, ये सारी चीजें अब क्यों हैं। क्योंकि देखिए इन चीजों को देख के दुख तो होता है, दुख तो होता है कि हम लोगों ने इतने साल हो गए यहाँ आजादी को और हम लोग धीरे धीरे अच्छा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार कुछ ज्यादा अच्छी कर रही है या पुरानी सरकार ने कुछ ज्यादा खराब कर दिया था, सेम है। ये एक प्रोसेस होती है परिवर्तन की, ये धीरे धीरे ऐसे ही चलती है। हाँ, पर परिवर्तन क्या होता है, कई बार कुछ तेज होता है, कोई धीमा होता है, बस यही चेंज होता है, बाकी परिवर्तन होता है। तो हमें पेन होता है कि भाई ये चीजें क्यों हो रही है। कई बार क्या होता है, आप मार्केट में जाओ, छोटे छोटे बच्चे आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं, अंकल आंटी भैया चाचा मामा, कुछ ना कुछ रिलेशन बनाकर वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये तो होता है कि यार ये इनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट का फेलियर लगता है कि गवर्नमेंट शायद यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई अभी तक। अगर पहुंच भी पाई है तो ये भी जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जो निर्धन व्यक्ति होता है ना, उसकी एक टेंडेंसी होती है, उसकी एक मेंटलिटी होती है, वो कभी भी जितने भी ज्यादा बच्चे होते हैं ना, वो उनको जिम्मेदारी नहीं समझता, वो उनको एसेट समझता है। अपनी एसेट का मतलब अपनी पूंजी समझता है। गरीब के बारे में एक कहावत कही जाती है कि गरीब के घर में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पेट लेकर पैदा नहीं होता, वो 2 हाथ लेकर पैदा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को 5-6 साल का होते ही पैसा कमाने लग जाना है। तो गरीबों में जनसंख्या ज्यादा होने का ये भी रीजन है कि भाई उनको पता है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे को पता है कि ये मेरे को 5-10 साल में कुछ ना कुछ कमा के लाएंगे।
तो गरीब लोड नहीं लेता कि 4 बच्चे हैं 5 बच्चे, जबकि अमीर जो व्यक्ति होते हैं वो फैमिली प्लानिंग बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। उनको पता है कि मेरे अगर बच्चे हैं तो मेरे को उनका एक अच्छा बेहतर भविष्य देना होगा, उनको बेहतर एजुकेशन देनी होगी, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देनी होगी। तो इस कारण क्या है, वो बिल्कुल फिक्स चीजें करते हैं, फैमिली प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से वो लोग संचालित करते हैं। लेकिन गरीबों में इसका उल्ट होता है कि जो कुछ है सब भगवान की मर्जी है, ये टेंडेंसी होती है। तो सर भगवान की तो क्या ही मर्जी है, बट आदमी के अंदर ये होता है, गरीब व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, यही रीजन है कि भारत में अभी तक गरीबी नहीं मिट पाई है। तो देखिए, सबसे पहला है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है कि जो गरीबी होती है ना, वो साइकिल में चलती है। साइकिल इन द सेंस, मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, अब उसके बच्चे पैदा हुए तो उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली, सही एजुकेशन नहीं मिली, तो वो क्या छोटे मोटे काम करने लग गया। काम करने के कारण क्या हुआ, उसका जो मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए था मेंटली, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको एजुकेशन नहीं मिली है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कम उम्र में उसकी शादी करा दी गई है, उसके साथ भी उसके पिता वाला ही हाल होगा। तो क्या है, गरीबी अपने आप को रिपीट करती रहती पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसी पहली में थी वैसी दूसरी में थी। ठीक है ना, वो तो कोई कोई बच्चे निकल के आते हैं जो गरीब में से पूरी पीढ़ी को ही चेंज करके रख देता है। आते हैं ना कुछ बच्चे, आपने सुना होगा कि गरीब बैकग्राउंड से आईएएस बन गया, तो बस वहीं से पूरी पीढ़ी चेंज होगी आपकी। उससे पहले जो थी वो आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन जो उससे आगे आएगी वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो गरीबी के कारण क्या, बचत का जो लेवल होता है वो काफी कम होता है। आदमी के पास जब खाने को पैसे नहीं है तो बचत की तो क्या ही सोचेगा। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर आपको गरीबी से दूर निकलना, गरीबी से बाहर निकलना, तो आपके पास बचत होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी आप इससे पार पा सकते हो। सेकंड, अल्प प्राकृतिक संसाधन क्षमता। मतलब इसका क्या है, यदि कोई व्यक्ति है उसके पास संसाधन, इनकम करने का कुछ साधन ही नहीं है, आय नहीं है, मान लो कोई किसान है, कोई व्यक्ति, उसको भूमि नहीं है, उसके पास कोई पूंजी नहीं है, कहीं से किराया नहीं आ रहा है, वो छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो सर वो कभी भी गरीबी रेखा को पार कर ही नहीं पाएगा, वो हमेशा गरीब रहेगा। थर्ड वन, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का अभाव होता है। गरीब व्यक्ति, आपको पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं उसके पास अच्छी नहीं है, एजुकेशन उसके पास अच्छी नहीं है, जन सुविधाएं जो मिल रही है, राशन कार्ड वगैरह, उन तक भी इवन उनकी पहुंच नहीं है। आम जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आम जनता को यह लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, बट एक्चुअल में फैक्ट ये है कि उन्हें सच में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, समझो इस बात को कि आम जनता को हमेशा ये लगता है कि मेरे को, मूर्ख व्यक्ति की यही पहचान होती है, उसको हमेशा ये लगता है कि मेरे को सब कुछ पता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट फैक्ट ये है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे को अभी इन बारे में और जानना है, मेरे को इस बारे में पता ही नहीं है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति ये कहेगा कि जो मैंने कहा है, जितना मैंने जाना, केवल और केवल वही सत्य है। ये फर्क है आपका एक समझदार आदमी में, एक मूर्ख आदमी में। ठीक है, तो अभाव है तथा भौतिक और मानवीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व में असमानता गरीबी की समस्याओं को बढ़ा देता, क्योंकि निर्धन व्यक्ति सूचना एवं ज्ञान का अभाव तथा सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार के कारण इन सेवाओं का उचित लाभ पहुंचा ही नहीं पाता। अब गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम दे रखी है, भाई आप ई रिक्शा के लिए सब्सिडी ले सकते हो, आप छोटा मोटा कोई हैंडलूम्स लगाना चाहते हो, हस्त उद्योग लगाना चाहते हो, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी हैं, उनकी भी मिलीभगत होती है, वो पैसा खा जाते हैं। कुछ उनके पास अज्ञानता है, जागरूकता का अभाव है, तो भी होता है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में जहां जहां उनको लगे कि ये चीजें सेफ है, वहां पर एक डैशबोर्ड लगाना चाहिए डिजिटल, उसमें हर प्रकार की स्कीम को डिस्प्ले कराना चाहिए, जिससे पता चल सके व्यक्तियों को, उनको किसी से पूछना ना पड़े। क्योंकि घर में कोई ना कोई तो होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई बच्ची होगी, बच्चा होगा, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो पढ़ा लिखा होगा, वो बस उनको पढ़ ले, अपने माँ बाप को बताए। बैंक के बाहर जाए तो बैंक के बाहर भी सारी सूचनाएं लिखी होनी चाहिए कि गरीब व्यक्तियों को ये मिलेगा, इतने रुपए में ये मिलेगा, ताकि उनको डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर खत्म हो जाए, ताकि दूसरे व्यक्ति उनका बेवकूफ ना बना पाए। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी ना, उतना ज्यादा इंपावरमेंट होगा गरीबों का। लेकिन अभी क्या है, गरीब व्यक्ति जाता है कि सर मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए, या मेरे को बैंक से पैसा चाहिए, मेरे को अपने बच्चे को पढ़ाना, तो बैंक वाले भाई साहब इतने रूल और कानून बता देते हैं कि गरीब व्यक्ति बेचारा यही मन मार लेता है कि रहने दे भाई, मैं पढ़ा ही नहीं सकता तेरे को। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट ने स्कीमें चला रखी हैं। अब नेक्स्ट है
संस्थागत साख तक, मतलब बैंकों तक लोन लेने की समस्या। गरीब व्यक्ति के पास इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है कि वो बैंक में लोन को अफोर्ड कर सके, और ना ही बैंक गरीबों को आसानी से लोन देता है। वो तो एवरेज में कुछ संपत्ति गिरवी रखवाएंगे, लेकिन क्या गरीब के पास कुछ रखने को है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, और वो कहां पहुंच जाते हैं, महाजनों के पास, बनियों के पास, बिचौलियों के पास, जो उनको ज्यादा ब्याज दर पर आपका पैसा प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है, वो पैसा कभी उतरता ही नहीं, लोन का लोन, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। वो आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि तू नहीं चुकाएगा तो तेरा बेटा चुकाएगा, तेरा बेटा नहीं चुकाएगा तो उसका बेटा चुकाएगा। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। ठीक है, तो गरीबी से तो क्या ही बाहर आएगा आदमी। फिफ्थ है कीमत वृद्धि या महंगाई। महंगाई बढ़ जाती है, लोगों की जो परचेजिंग पावर पहले ही गरीब आदमी की कम है, दिन में वो 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन पता चला आटे का जो भाव था वो पहले 50 रुपए था, अब 100 रुपए हो गया। पहले वो 2 किलो लेता था, अब 1 किलो। तो पहले ही उसके मतलब उसके पास कुछ बचने को कुछ है ही नहीं, ऊपर से महंगाई है ना। आप लोगों ने वो सॉन्ग भी सुना होगा कि सैया तो खूब ही कमाते हैं पर महंगाई डायन खाए जाते हैं। बस वही चीजें गरीब को कभी उभरने देती ही नहीं चीजें। नेक्स्ट है रोजगार का अभाव। निर्धनता की अधिक मात्रा का बेरोजगारी से सीधा संबंध है। यदि अगर आय नहीं होगी पर जिंदा रहने के लिए खर्च करना जरूरी होता तो स्थिति और खराब होना तय है। बेरोजगारी के दुष्परिणाम सभी क्षेत्रों को भोगना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति के पास अगर रोजगार नहीं है तो आप उनकी इनकम भी नहीं ज्यूम कर सकते, क्योंकि कुछ इनकम होगी, और इनकम नहीं है तो आप आय के बिना तो आप गरीबी को पार पा ही नहीं सकते। ठीक, उसके अलावा है तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। संसाधन आपके पास लिमिटेड है, बट आपकी जनसंख्या क्या है, रैपिडली ग्रोथ करती जा रही है, जिसके कारण क्या है, व्यक्तियों के बीच में कंपटीशन इतना है कि जो स्किलफुल आदमी है केवल और केवल वही सर्वाइव कर पाएगा। आने वाला जो समय है, आप लोग याद रख कर लेना, आने वाला जो समय है वो स्किलफुल आदमियों का है। आप अभी एजुकेशन ले रहे हो, आप अगर अभी यूपीएससी की पढ़ाई कर पा रहे हो, आप अपना 100% दीजिए, हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। हो जाए तो वेल एंड गुड है, उससे तो बढ़ के कुछ अगर नहीं भी होगा, बट अगर आपने 100% डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की है, 1% अगर ना भी हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जीवन में कभी भी फेल नहीं होगे। क्योंकि यूपीएससी की जो स्टडी होती है ना, वो आदमी को इतना तो मजबूत बना देती है कि वो अपना जीवन गुजर आराम से कर लेता है। ये यूपीएससी की स्टडी की खासियत होती है। ठीक है, इसके अलावा कृषि उत्पादकता में कमी। अब खेतों के छोटे छोटे और बिखरे हुए होने के कारण पूंजी का पैसा नहीं है, कृषि की परंपरागत विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, अशिक्षा है, कृषि में उत्पादन का जो लेवल है वो धीरे धीरे गिर रहा है, और कृषि में जो इनपुट यूज हो रहे हैं, मतलब जो खाद यूज हो रही है, यूरिया जो यूज हो रहा है, उसका जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण क्या होता है कि किसानों की जो इनकम है वो लगातार कम हो रही है, और अगर कोई व्यक्ति किसानी करता है और उसका पूरा परिवार किसानी की आय के ऊपर ही डिपेंड है, तो वो गरीबी से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, एजुकेशन की कमी है। निर्धनता शिक्षा से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और इन दोनों में चक्कर का संबंध है। आप अगर देखो अच्छी एजुकेशन नहीं है तो बच्चे फिर से गरीबी में ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई व्यक्तियों को देखा होगा, कई बार न्यूज में भी आई होगी कि एक रिक्शे वाले ने अपने बच्चे को लोन लेकर पढ़ाया और वो कल को आईएएस बन गया। तो देखिए, एजुकेशन का होना, एक होता है पढ़ा हुआ इंसान, समझिए, एक होता है पढ़ा हुआ इंसान, एक होता है कढ़ा हुआ इंसान। पढ़ा हुआ का मतलब उसने बुक पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिसने जीवन को पढ़ा है, जिसने जीवन के संघर्ष को जिया, जिसने जीवन को ध्यान से देखा है। अब जो व्यक्ति कढ़ा हुआ होगा, अगर कोई मिश्रण है, मतलब वो पढ़ा हुआ भी और जीवन के एक्सपीरियंस भी उसके पास, तो वो तो फिर अल्टीमेट आदमी है, वो कभी मार खाएगा नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन उसने जीवन का अनुभव को बेहतर तरीके से जिया है, जीवन को ढंग से समझा है, तो भी वो आदमी मार नहीं खाएगा। वो अपने बच्चों के लिए तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध करवा लेगा जो एक सामान्य बच्चे को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जीवन में अनुभव भी बहुत मैटर करता है। और आपने कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो रिक्शा चालक है, उसने लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ाया, या कई आपने ये भी केसेस सुने होंगे कि घर गिरवी रख दिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो वो लोगों को पता है कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो इस पूरे खानदान की किस्मत को बदल सकती है। ठीक है ना, गरीब व्यक्ति के पास और कुछ है नहीं। सच बात तो आप देखो, गरीब व्यक्ति के पास अगर कुछ है तो सिर्फ एजुकेशन ही है। एजुकेशन में एक पीढ़ी में अगर कोई एक लड़का या लड़की नौकरी लग गया सरकारी, तो तुरंत पूरी पीढ़ी ही चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक प्रथाएं। ग्रामीण लोग प्राय अपनी आय का अधिक प्रतिशत सामाजिक प्रथाओं जैसे शादी, मृत्यु, भोज आदि पर व्यय करते हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए
उन्हें क्या करना पड़ता, लोन भी लेना पड़ता, जिसके कारण क्या वो निर्धन ही रह जाते हैं, है ना। गांव में तो आप लोगों ने खैर देखा ही होगा, मृत्यु भोज में भले ही उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन बेचारे क्या करेंगे, मृत्यु भोज करना कंपलसरी है। शादी में लड़की की शादी है, भाई दहेज देना कंपलसरी है, भले ही माँ बाप के पास पैसे हो या ना हो। आए दिन आपको सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हुए दिखते होंगे कि शादी बारात लेके पहुंच गए हैं, फिर वहां पर किसी ने कार मांग ली, वहां पर किसी ने सोने की अंगूठी या जो भी चीज मांग ली, जिसके कारण क्या हुआ, शादी उनकी टूट गई वहां पर। तो ये चीजें अगर आज भी सोसाइटी में हो रही है तो सोचने की बात है कि एजुकेशन जो ली है हमें, वो क्या एजुकेशन हम लोगों ने ली है और क्या हम लोगों ने जीवन को समझा है, समाज हमसे क्या उम्मीद करता है और हम बदले में समाज को क्या दे रहे हैं। भाई जो आदमी पढ़ा लिखा, समाज उससे क्या उम्मीद करता है कि ये समाज को बदलेगा, ये हमारी सोच को बदलेगा, ये हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य देगा। पता चला हम भी उसी लाइन में जाके खड़े हो रहे हैं, दहेज लेने वालों की लाइन में जाके खड़े हो रहे हैं। हम भी लड़की को एक एसेट समझ रहे हैं कि भाई ये जो है ये मेरी संपत्ति है। तो सर लड़की या पत्नी आपकी जो है वो आपका एसेट नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपके साथ खड़ी है, ये बड़ी बात है, वो आपकी ताकत है, ये बात मानी जा सकती है। बट आप कहो कि मेरे हिसाब से चीजें मूव होंगी, मेरे हिसाब से चलेंगे क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ या मेरे पास इतना पैसा, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो ये चीजें नहीं पॉसिबल है आज के टाइम में। फिर कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, किसी भी व्यक्ति को आपको जबरदस्ती अपने तरीके से फोल्ड नहीं करना है, उसको आप उसके जैसा ही रहने दीजिए। बस आप उसको क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए कि वो अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। वो पता कर पाए कि कौन सी चीजें गलत है समाज में, कौन सी चीजें सही हैं। आपका आने वाले समय में अपने बच्चों के प्रति यही नजरिया होना चाहिए कि आप और केवल उन बच्चों को एज ए गाइड के तौर पर गाइड कर सको। रूलर बनने की कोशिश मत करना, पता चले वो बच्चा फिर आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो सामाजिक प्रथाएं हैं जिनके कारण क्या होता है कि व्यक्ति गरीब ही रह जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीमें चला रखी है गरीबी को दूर करने के लिए, करंट में कौन सी स्कीमें चली हुई, जितनी भी स्कीम्स है वो सारी आपकी अगली वीडियो में आ जाएगी और वहां से क्वेश्चन 101% आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यायाम वगैरह करते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।